हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन में। और RAS जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 5 देशों के बेहद महत्वपूर्ण दौरे की। आखिर कौन से हैं वो 5 कंट्रीज जहां पे प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं, और जो US, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच इस प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का क्या एजेंडा है, क्या महत्व है, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर RS जंक्शन की हमारी यह सीरीज किसी भी तरीके से आपको पसंद आ रही हो और आपके एग्जाम्स की तैयारी में मददगार साबित हो रही हो तो RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल और RS जंक्शन के वीडियोस को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले 5 देशों के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और उनकी यह 5 देशों की यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री सबसे पहले जाएंगे UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद वह जाएंगे नीदरलैंड, फिर जाएंगे स्वीडन, स्वीडन से जाएंगे नॉर्वे और उनका अंतिम पड़ाव होगा इटली। तो UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, इन 5 देशों की यात्रा पर प्राइम मिनिस्टर मोदी निकल चुके हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर इस 5 देशों के दौरे पर गए हैं और 6 दिनों में वो कई विश्व नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन टूर का जो एम है, जो मकसद है, वो भारत की वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करना है, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करना है। पहला पड़ाव UAE है, जहां पे वह राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात करेंगे। UAE प्रधानमंत्री जा चुके हैं, UAE से नीदरलैंड भी जा चुके हैं और नीदरलैंड से वो स्वीडन भी जा चुके हैं। अब आज वो उनकी यात्रा नॉर्वे पहुंचेगी और नॉर्वे में वह तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट यानी कि भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इंडिया नॉर्डिक समिट में भाग लेने यहां पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने ये पूरी की पूरी जानकारी साझा की। और प्राइम मिनिस्टर मोदी अबू धाबी पहुंचे, उनके खुद के ऑफिशियल हैंडल से जो है सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई कि उन्हें UAE के राष्ट्रपति ने खुद ने रिसीव किया और हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे। उनको उनके अराइवल पर गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। अब UAE पहुंचते ही प्राइम मिनिस्टर जो है अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगे। ध्यान रखने लायक बात यह है कि केवल 2.5 घंटे के लिए प्राइम मिनिस्टर का UAE में स्टॉपेज था और यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि अभी 1 मई 2026 से ही लगभग 60 वर्षों की सदस्यता के बाद UAE ने OPEC और OPEC प्लस जो फोरम है उनको छोड़ दिया है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन को UAE ने छोड़ दिया है। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा को इस परिप्रेक्ष्य में, इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और कई सारे समझौते, कई सारे डील भी हुए हैं। 5 मेगा डील साइन हुई है इंडिया और UAE के बीच और इसमें आप देखेंगे LPG और ऑयल रिजर्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 समझौते हुए हैं। भारत का ऑयल रिजर्व 3 करोड़ बैरल होगा और इसको स्थापित करने में UAE भारत की मदद करेगा। इसके ऊपर जो है UAE सारा ध्यान रखेगा, सेटअप उनका रहेगा, उन्हीं का अधिकार होगा, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में ये ऑयल रिजर्व किसको हेल्प करेगा? ये इंडिया को हेल्प करेगा। उसके साथ साथ LPG, डिफेंस पार्टनरशिप, शिपिंग, निवेश और इनोवेशन सेक्टर में भी कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए इंडिया UAE के बीच। UAE ने भारत में 48,000 करोड़ रुपए के निवेश का, यानी कि 48,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट का भी वादा किया है। गुजरात के वाडीनगर में शिप रिपेयर क्लस्टर भी बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया और UAE के बीच डिफेंस डील संभव है। UAE भी इस समय
अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच में फंसा हुआ है और ये डिफेंस डील जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के रूप में ये डील की जा सकती है। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे नीदरलैंड, और नीदरलैंड जो कि हॉलैंड में है, यूरोप की एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो अर्थव्यवस्थाओं में से एक है नीदरलैंड। सेमीकंडक्टर हो गए, ग्रीन हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हो गए, ग्रीन हाइड्रोजन हो गए, इस टेक्नोलॉजी में नीदरलैंड की बहुत अच्छी पकड़ है। और नीदरलैंड पहुंचकर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी दिया है। उनका कथन ये था कि ये दशक आपदाओं का दशक है, यानी कि दिस इज ए डिकेड ऑफ क्राइसिस। 2020 से 2029 तक के दशक के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा अगर हालातों को नहीं जल्दी कंट्रोल किया गया, हालात अगर नहीं बदले गए तो गरीबी बढ़ेगी और पिछले कुछ वर्षों में जितना कुछ भी देशों ने अचीव किया है, हासिल किया है, वो सब वापस धरातल पर आ जाएगा, वो सब जीरो हो जाएगा। बहुत सीरियस, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दे दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। और इन्होंने ये भी कहा इस दशक में पहले कोरोना जैसी महामारी आई, वो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पीछे ले गई। उसके बाद ये जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, और उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने के कारण जो दुनिया में ऑयल गैस की सप्लाई बाधित हुई है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो गरीबी भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को भारत में नवाचार के लिए यानी कि इनोवेशन के लिए भी इनवाइट किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल है। इंडिया में पिछले कुछ वर्षों में यूनिकॉर्न की संख्या जो है वो तेज मात्रा में बढ़ी है। इसके साथ साथ भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए टाटा और ASML के बीच MOU भी हुआ है। जैसा मैंने कहा, नीदरलैंड देश सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फेमस है और सेमीकंडक्टर हब इंडिया बनना चाहता है। इसके लिए हम सेमीकंडक्टर मिशन भी चलाते हैं। तो टाटा और ASML के बीच MOU भी हुआ है। ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना और उसकी विस्तार में सहयोग करेगी। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड जो है वो इंडिया का 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि 11वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और यूरोप में भारत का सबसे बड़ा माल निर्यात गंतव्य भी नीदरलैंड ही है, इसलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है। दोनों देशों के बीच जो कारोबार है वो 2024-25 में 2.34 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। तो इसीलिए नीदरलैंड की यात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड इंडिया का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश भी, यानी कि बड़ा इन्वेस्टर भी है नीदरलैंड इंडिया में। और अभी के टाइम जब इंडिया इन्वेस्टमेंट को तलाश रहा है, इसीलिए नीदरलैंड की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इतना ही नहीं, नीदरलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को चोल वंश के कई ताम्र पात्र भी लौटाए गए नीदरलैंड के थ्रू, और वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये अहम अभिलेख के हमारे इतिहास को जानने के और हमारे इतिहास के स्रोत हैं। आप देख सकते हैं ये ताम्र पात्र जो नीदरलैंड द्वारा लौटाए गए प्राइम मिनिस्टर की यात्रा के दौरान। ये क्या करता है, टाइप 2 डिप्लोमेसी, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, उसका एक जो है तरीका होता है, आप ऐसी ऐतिहासिक चीजों को लौटाते रहे। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का पूरे पारंपरिक तरीके से स्वागत भी हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण यात्रा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। फिर स्वीडन, नीदरलैंड से प्रधानमंत्री स्वीडन पहुंचे और स्वीडन के बाद अब प्रधानमंत्री का जो कारवा है वो पहुंचा है बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया नॉर्डिक समिट, यानी कि इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हो रहा है। जी हाँ, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो वही स्थान है जहां पे नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जाता है। देखते हैं इस यात्रा से निकलकर क्या आता है और अंत में जो इटली जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, वहां से क्या निकल कर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स है 5 कंट्रीज की। आप देखेंगे बहुत फास्ट 6 दिन में 5 देशों का दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट डील्स भी उसके साथ साथ साइन हो रही है। स्टूडेंट्स, आरए जंक्शन के पिछले एपिसोड में हमने किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक तरीके से सही प्रोसेस को यूज करने के लिए कहा था, उसको डिस्कस किया। और मैंने आप लोगों से थिंक एंड कमेंट का प्रश्न पूछा था, भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य बताइए। सबसे अच्छा आंसर डीके चौधरी का है। डीके ने कहा है प्रमुख कार्य में सबसे पहला मतदाता सूची तैयार करना, यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करना। दूसरा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद आदि के चुनाव करवाना। ध्यान रखिएगा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव
भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। उसके बाद राजनीतिक पार्टियों को पंजीकृत करना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना। किसी भी कोई भी अगर नई पार्टी बनती है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास, और चुनाव चिन्ह भी इलेक्शन कमीशन ही देता है। चुनाव से पहले आचार संहिता लागू करना, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। तो बिल्कुल बढ़िया सही आंसर है DK चौधरी का, वेल डन। आज का जो हमारा एपिसोड रहा है RS जंक्शन का, इसके ऊपर मेरा आप लोगों से थिंक एंड कमेंट का प्रश्न है, USA ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा का क्या महत्व है। यानी कि युद्ध चल रहा है, हम रोज स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, बड़ा ही अनिश्चितताओं का समय है, अनसर्टेनिटीज है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की ये तेज तर्रार यात्रा, 6 दिनों में 5 देशों की यात्रा, भारत के लिए वैश्विक पार्टनरशिप के संदर्भ से, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी महत्वपूर्ण है इन यात्रा का क्या महत्व है, आप मुझे जवाब दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। जो आंसर मुझे सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी लगा, उसे मैं RS जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। RS जंक्शन के आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।